नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। कल कर्नाटक, आज दिल्ली। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि विपक्षी एकता के ये गवाह दो शहर बनने जा रहे हैं। 2024 की विपक्ष जोड़ो मुहिम के तहत नीतीश कुमार आज अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंच गए। नीतीश के साथ उनके डिप्टी तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। इस मुलाकात से निकलकर नीतीश और तेजस्वी दोनों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश के मामले में केजरीवाल का साथ दिया और केंद्र के फैसले को अन्याय बताया। विपक्षी एकता की ये आज की तस्वीर थी जिसमें कांग्रेस नजर नहीं आई, लेकिन विपक्षी एकता की दूसरी तस्वीर कल कर्नाटक में दिखी थी, जहां सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो मौजूद थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल और के चंद्रशेखर राव जैसे चेहरे नजर नहीं आए। ममता बनर्जी और अखिलेश यादव जैसे चेहरे भी नहीं दिखाई दिए। तो 2024 में मोदी के खिलाफ सबसे बड़े चैलेंजर यही दोनों तो हैं। तो क्या नीतीश कांग्रेस और केजरीवाल के झगड़े को सुलझाने में लगे हैं? क्या नीतीश की कोशिश रंग लाएगी? 2024 के लिए कांग्रेस और केजरीवाल हाथ मिलाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से अध्यादेश के बहाने केजरीवाल ने अलग अलग नेताओं से मिलने का ऐलान किया है, तो क्या ये मोदी विरोधी नया मोर्चा खड़ा करने की तैयारी नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि 2024 में मोदी का चैलेंजर कौन है? इन्हीं सवालों पर आज का हुंकार, लेकिन पहले वार पलटवार। आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाए। जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से उनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। इनको अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार की प्रतिमूर्ति मानते थे और अचानक वो व्यक्ति इन सभी लोगों से दरबैया करने लगे। नीतीश कुमार जी अभी मिल के गए हैं। नीतीश कुमार जी, तेजस्वी यादव, जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है। वो हमारे साथ हैं, दिल्ली के लोगों के साथ हैं। सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। ऑर्डिनेंस को अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनेंसेस को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का किस प्रकार से कितना मजाक उड़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार जी राज्यसभा में कहते विरोध मिलकर करने के लिए नेतृत्व करेंगे, तो ये हास्यास्पद स्थिति मुझे इस बात को लेकर लगती है का काम हफ्ता तो नहीं करने वाला व्यक्ति और वो अध्यादेश का विरोध करने के लिए सांसदों को छुटाएगा। तो विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसी सवाल के साथ हुंकार में हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे। आरपी सिंह बीजेपी से प्रवक्ता हैं, वे हमारे साथ जुड़े हैं। रोहन गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता, वे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील सिंह प्रवक्ता जेडीयू के हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना एलजेपी के प्रवक्ता हैं, जबकि रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं और शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सभी का। सबसे पहले रोहन गुप्ता का रुख कर लेते हैं। रोहन भाई, राशिद अल्वी साहब ने तो पहले ही हवा निकाल दी। आज नीतीश कुमार और केजरीवाल जी मिले तो उन्होंने कहा कि राज्यसभा में जो बिल आएगा, इस अध्यादेश को मंजूरी दिलाने वाला, कानून बनाने वाला, उसको अगर विपक्ष एकजुट होकर हरा देता है तो 2024 का सेमीफाइनल आज ही हो जाएगा, इसी संसद के सत्र में हो जाएगा। अब आपकी पार्टी ने तो पहले ही कह दिया कि अध्यादेश के को तो चैलेंज किया नहीं जा सकता, तो ऐसे कैसे लड़ेंगे आप मोदी से? देखिए विकास भाई, कभी भी हम जब भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा की एक स्टाइल है थोपो और राज करो। मतलब लोकतंत्र की हत्या करना भाजपा के राज में 9 साल में एक नॉर्मल हो चुका है कि कोई भी आप उनका स्टेप देखेंगे लोकतंत्र की हत्या होती है। पर जब आप विपक्षी एकता की बात करते हैं तो ये जिम्मेदारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं थी। अब जब आपको लगता है
कि कांग्रेस पार्टी मुख्य तरीके से बीजेपी से लड़ती है, वो गुजरात की बात हो या दूसरे राज्यों की बात हो, तब दूसरे विपक्षी पार्टियों की जिम्मेदारी है कि उस लड़ाई में समर्थन करें। तो मुझे लगता है कि जब आप विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है, सब विपक्ष की एक जिम्मेदारी है, साझा जिम्मेदारी के साथ चलते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कर्नाटक में जनता का विश्वास कांग्रेस में व्यक्त हुआ है, अब हमारी जिम्मेदारी है कि जनता ने हम पे जो विश्वास व्यक्त किया है उसको हम नेशनल लेवल पे और मजबूती से लेके जाए। हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे, पर उसके साथ जो विपक्षी पार्टियां चाहती हैं कि कांग्रेस उनका समर्थन करे या कांग्रेस उनके साथ खड़ी रहे, उनकी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हमारे साथ जब मुसीबत की समय होती है तभी खड़ा रहना होता है। आज इस आम आदमी की बात करें तो कर्नाटक में उन्होंने प्रयास तो पूरा किया, ये अलग बात है जनता ने उनको समर्थन नहीं दिया। तो मुझे लगता है कि विपक्षी एकता की बात करने से पहले हर पार्टी की अपनी जिम्मेदारी, हर पार्टी को निभाना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही आप एकता की बात कर सकते हैं। बिल्कुल। सुनील सिंह जी, जो नीतीश कुमार जी ने बीड़ा उठाया कि कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल के बीच की दूरियां घटा दी जाएं, किसी तरह से दोनों को एक मंच पर ले आया जाए और जो एक बड़ा विपक्षी एकता का मजबूत मंच तैयार करने की कोशिश हो रही है, उसकी तो कांग्रेस हवा निकाल दे रही है। नहीं, आप उसको वैसे चश्मे से ना देखें। देखिए, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हम जन आकांक्षाओं पर चलते हैं और जनता के मांग पर चलते हैं। जनता की आकांक्षा है कि भाजपा के कुशासन से त्रस्त है, भाजपा का महंगाई, बेरोजगारी, जुमलेबाजी से त्रस्त है। इसी क्रम में हमने बिहार फॉर्मूला दिया, इसमें विपक्षी एकता कर भाजपा को सत्ता से हटाया और उसी को रेप्लिकेट करेंगे 2024 में, ताकि भाजपा को सुनील सिंह जी करेंगे कैसे? हटाया जा सके। जेडीयू और आरजेडी तो केवल बिहार में है, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली भी है, पंजाब भी है, गोवा में भी दम दिखाया उसने, गुजरात में भी दम दिखाया। यही बात तो रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि आप एक साथ कैसे आएंगे जब आप एक दूसरे की मुसीबत के वक्त नहीं खड़े होंगे। मैंने तो कहा ना कि देखिए, जिस तरह से जन आकांक्षाओं पर चलना है और जनता की आकांक्षाओं पर सारी विपक्षी पार्टियां माननीय नीतीश कुमार जी के एक उनके परिश्रम से सारे विपक्षी पार्टियां एक होंगी। आपसी मतभेद एक बड़े कॉज के लिए उसको भूलेंगे, सभी आएंगे एक प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि जनता ये चाहती है और उसी पर चलना है। आपसी मतभेद, एक परिवार में जितने सदस्य होते हैं वो आपसी मतभेद होते हैं, चर्चाएं होती हैं, लेकिन जब परिवार पर संकट आता है सारे एक होते हैं। और परिवार हमारा देश है, देश पर संकट है, तो जो भी कांग्रेस हो, अरविंद केजरीवाल जी हो या कोई पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, सबको एक मंच पर आना है। सारे लोगों से माननीय नीतीश कुमार जी की करीब करीब बात हो चुकी है, एक सामान्य सा फॉर्मूला तय होगा और सारे एक जगह आएंगे, अपनी मतभेद को तत्काल सुलझाएंगे, मिटाएंगे और हम एक रहेंगे। जी रवि श्रीवास्तव, आना तो होगा, जरा देर लगेगी, लेकिन क्या इकट्ठे हो पाएंगे? रोहन गुप्ता कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में भी चुनाव मैदान में लड़ने लगती है, हमारे साथ कोई गठबंधन नहीं करती, हमारे लिए रास्ता नहीं छोड़ती। कर्नाटक में भी चुनाव लड़ लेते हैं, पंजाब में हमें हरा देते हैं, दिल्ली में भी बाहर कर दिया, अब एक साथ कैसे आएंगे? देखिए विकास जी, पहली चीज तो यह है कि विपक्षी एकता कोई एक शोरूम नहीं है जिसमें सारे के सारे 25-30 जो भी लीडर हैं वो एक साथ खड़े होकर के अपना हाथ एक बार दिखाएंगे कि हम एक हैं। आपने देखा होगा कि जब ईडी, सीबीआई उन सब का विरोध किया गया, प्रेसिडेंट को लेटर लिखा गया, उस समय संसद जो नहीं चली, सारा विपक्ष एक साथ था, सारा विपक्ष एक साथ बाहर आंदोलन कर रहा था। उसमें कांग्रेस भी थी, उसमें केजरीवाल जी भी थे, उसमें मायावती जी के भी लोग थे, सब लोग थे। तो मुद्दे की बात है कि जो अध्यादेश ला करके लोकतंत्र की हत्या की गई है, ये सबको दिख रहा है, क्योंकि इस तरह से तो जनता की आवाज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पर एक और चीज मैं कहना चाहता हूं विकास जी, मुझे कभी भी आपको विपक्ष की दरार जो है वो हमेशा बहुत बड़ी दिखाई देती है, मगर आपको भाजपा की दरार जो है वो कभी नजर नहीं आती। मणिपुर के सारे एमएलए कह चुके कि हमें सरकार में विश्वास नहीं है। नंद कुमार साई बीजेपी के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, आपने कोई चर्चा नहीं की। सत्यपाल मलिक ने खुले में आके कहा कि पुलवामा सर्जिकल स्ट्राइक थी,
हमने कोई चर्चा नहीं की उसके ऊपर। तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी भी छटपटा रहे हैं, उनके जो 20 MLA आए थे साथ में, वो किस दिन छोड़ के भाग जाएंगे बीजेपी को, कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कभी कभी बीजेपी की दरार भी थोड़ा बड़ा करके दिखाया करिए कि वो इनके यहाँ क्या हालत है, इनकी क्या दुर्गति होने वाली है। तो ये चीज जो है ना, जो आप बता रहे हैं, ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, ये दरारें नहीं है। आज साथ खड़ा होना है, तब खड़े होंगे साथ में आकर के जब जरूरत पड़ेगी। ये एक मामूली अच्छा, आपके नेता अरविंद केजरीवाल, नहीं आए, आपके नेता अरविंद केजरीवाल तो अध्यादेश की खिलाफत के बहाने तमाम अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, कहीं ये अपना चेहरे की स्वीकार्यता बढ़ाने की मुहिम तो नहीं है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, पहली बात तो वो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने सबसे मुलाकात की। वो सबसे मुलाकात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि देखो भाई, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या दिल्ली में की जा रही है, वो तुम्हारे राज्य में भी हो सकती है, वो तुम्हारे साथ भी हो सकती है। कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ तुम अध्यादेश ला करके एक जनता की चुनी हुई सरकार की आवाज दबा रहे हो, तो वो किसी भी राज्य में हो सकता है। आप किसी भी सरकार को इस तरह सड़क पे ला सकते हैं उठा करके। तो इसलिए सबको एक साथ खड़ा होना जरूरी है। श्रीवास्तव जी, आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं पढ़ा था। उस ऑर्डर में ये भी लिखा हुआ था कि अगर स्थिति को बदलना है तो केंद्र सरकार कानून बनाकर ये कर सकती है। तो केंद्र सरकार ने कानून बना दिया, अब कानून संसद में बनता है, इसलिए अध्यादेश ले आए। मैंने अच्छी तरह, विकास जी, अच्छी तरह पढ़ा मैंने। क्लॉज 95 है जो पैरा है जो ऑर्डर का, मैंने पढ़ा। उसमें लिखा कि सरकार चाहेगी तो पार्लियामेंट में वो पार्लियामेंट तो सरकार ने चाह लिया ना, इसको निरस्त कर सकती है। तो सरकार ने चाह लिया। अध्यादेश की लाने की क्या जल्दी थी? इसलिए ना कि आप काम नहीं करने देना चाहते। अब ये जाएगा कोर्ट। अच्छा, काम कौन नहीं करने दे रहा? तो कोर्ट की आप अफसरों के ट्रांसफर कर रहे हैं, कमेटी बना के कह रहे हैं कि साहब आज ही ट्रांसफर कर देंगे, मुख्य सचिव को हटा दे रहे हैं। तो काम तो ब्यूरोक्रेसी के जरिए किया जाता है। आप तो जैसे ही हाथ में तलवार आई, मारकाट मचा दी। विकास जी, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी हो, उसको जो आपके जब समाजवादी पार्टी का शासन गया था यूपी से, तो अफसर तो छोड़िए, एसएचओ तक के तबादले हुए थे वहां पे। भाई, जो लोग काम करने वाले हैं उन्हें तो आगे लाना पड़ेगा। अब 21 महीने रह गए आम आदमी पार्टी को दिल्ली में, तो उन्हें तो अपने हॉस्पिटल और मोहल्ला क्लिनिक और स्कूल और सड़क और लेक और पर्यावरण और वो जो 3-4 कूड़े के ढेर छोड़ गए कई लाखों टन के, उन्हें भी हटाने का काम तो करना है ना। तो काम करने के लिए तो अफसरों कितने साल से सरकार है? और उन्होंने क्या किया? श्रीवास्तव जी, कितने साल से सरकार है आम आदमी पार्टी की दिल्ली में? साल से एमसीडी में सरकार है आम आदमी पार्टी की। मैं अभी जो मुद्दे गिना रहा हूं वो एमसीडी के मुद्दे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि काम करने की जल्दी है, काम करना है उनको और काम करना चाहते हैं, इसलिए अफसरों का साथ में आना जरूरी है। और मैं खुद एक सरकारी अफसर रहा हूं 30 साल तक, मुझे मालूम है जो एसीआर लिखता है अफसर की, उसके अलावा वो किसी की नहीं सुनते। तो अगर आप उसको हटा देंगे, उसका एग्जीक्यूटिव कंट्रोल हटा देंगे सरकार से, तो वो क्यों काम करेगा? वो सिर्फ एलजी के पैर दबाएगा, केंद्र सरकार के पैर दबाएगा जा करके। जी ठीक है। आरपी सिंह जी, अध्यादेश लाने की क्या जल्दी थी? संसद के सत्र का इंतजार कर लेते। जी बिल्कुल साफ आ रही है, आप करिए। आरपी सिंह जी, अध्यादेश लाने की क्या जल्दी थी? संसद का सत्र तो शुरू ही होने वाला है अगले महीने, तब कानून बना लेते। शिकायत करने का कम से कम मौका तो नहीं मिलता आम आदमी पार्टी को। आरपी सिंह से संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खामी की वजह से, उनके पास चलेंगे। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना, ये देखिए, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, चाहे एलजेपी, ये सब जो दल हैं, ये कहीं ना कहीं सब ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से सत्ता में भागीदारी मिले। लेकिन सत्ता में भागीदारी मिलेगी कैसे? मुद्दों पर आप एकजुट संसद भवन के बहिष्कार के लिए हो जाते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तब सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। विकास जी, सबसे पहले आपको मैं करेक्ट कर दूं कि हम अभी किसी के साथ किसी गठबंधन में नहीं हैं। हमारे नेता चिराग पासवान जी किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं हैं। लेकिन आप जो ये नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं,
इनसे मौका परस्त राजनीतिज्ञ मैंने अभी तक अपने राजनीतिक जीवन में नहीं देखा है। ये जिस तरह से विपक्ष को एक करने की मुहिम चला रहे हैं, कर्नाटका ये गए और उसके बाद आके ये केजरीवाल जी से मिलते हैं, केजरीवाल जी भी इनसे मिलते हैं और दोनों, एक दौर था कि दोनों एक दूसरे के लिए कहते थे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं। आज देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री जो हैं बिहार के नीतीश कुमार जी, उन्होंने राजद के साथ में अपना हाथ मिला लिया। उनकी क्या रह गई अपनी स्थिति? भ्रष्टाचार के साथ अपने एक स्वार्थ की पूर्ति के लिए पूरा 20-30 साल के राजनीतिक जीवन को उन्होंने दागदार किया। बिहार तो अभी ठीक से वो चला नहीं पा रहे हैं। बिहार में कहीं न विधि है, न व्यवस्था है, न वहाँ पे शिक्षा की व्यवस्था है, न अस्पताल की अच्छी व्यवस्था है। कि किस मॉडल को लेकर के देश में जाना चाहते हैं, ये पहले मैं जानना चाहता हूँ। सुनील सिंह जी, बिहार किस मॉडल को लेकर जाएंगे? मुझे कंप्लीट कर लिया जाए, तरह से एक सेकंड। जी पूरी कर लीजिए बात। मैं कहना चाह रहा हूँ कि किस मॉडल को लेकर जाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बोलते थे, जीरो टॉलरेंस, ये भ्रष्टाचार में बोलते थे कि मैं जीरो टॉलरेंस रखता हूँ। आज उन्होंने एक भ्रष्टाचारी के साथ में हाथ मिलाया है। इनका कोई विकास का मॉडल नहीं है। जीरो टॉलरेंस के नाम पर इनका जीरो होता था लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन आज क्या है? आज डेवलपमेंट के मामले में बिहार जीरो है। तो न इनको बिहार में कौन सा ऐसा मॉडल इन्होंने बनाया है कि उसको ये देशव्यापी स्वीकृति करवा सकते हैं, न बिहार के विकास के मॉडल को करवा सकते हैं और भ्रष्टाचार पर ये बोल नहीं सकते। सुनील सिंह, जवाब दीजिए। जी देखिए, ऐसा है, अब तो ये साबित हो गया है कि चिराग पासवान भाजपा की एजेंट के रूप में काम कर रहे थे, जबकि हम भाजपा के साथ गठबंधन में थे। और ये एजेंट के रूप में इनका एक ही चीज है। सुनील जी, मुझे ऑब्जेक्शन है कि आपको तीसरे नंबर की पार्टी किसी के एजेंट बना के नहीं किया। अगर एजेंट बनाते ना तो आज भी हम वहाँ पे सत्ता में होते, हमारे नेता भाई भारत सरकार के सत्ता में होते और बिहार में भी हमारे 4-5 मंत्री होते। अब हम बोल लें? नहीं, आप बोलिए, लेकिन आपके बात पर मुझे आपत्ति थी, मैंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। ठीक है सुनील सिंह जी, नहीं उस पर बोलेंगे, आप बोलने दीजिए पहले। तो अब इसी कारण से चिराग पासवान जी के इसी तरह के नीतियों से आज बिहार के सदन में इनका कोई नाम लेवा नहीं है, इनका कोई वजूद नहीं है। इनको भाजपा यूज एंड थ्रो टेक्निक से इस्तेमाल किया और फेंक रही है। अपनी तो राजनीतिक चीजों को बचा लें, अपनी राजनीतिक हैसियत को बचाएं। कहीं नहीं है ये, कहीं नहीं है। सुनील और सिंह जी, आगे भविष्य आपके पास भी आएंगे। आरपी सिंह जी से हमारा एजेंडा है, जो तकनीकी खामी थी दूर हो गई है। आरपी सिंह जी, बड़ा सवाल सभी उठा रहे हैं कि अध्यादेश लाने की इतनी जल्दी क्या थी? संसद का सत्र तो अगले महीने होना ही है, इंतजार कर लेते, कानून बना लेते। विकास भाई, अगर आप ब्यूरोक्रेसी को बुलाकर धमकाएंगे और अगर आप बोलेंगे कि हमारे जो कुकर्म हैं उन पे पर्दा डालिए या हमारी कुकर्मों की फाइलों को जरा इधर उधर करिए, तो क्या ऑप्शन? और आपके जो अधिकारी हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, 8 कार्ड अधिकारी आपके ऊपर शिकायत लगाएंगे, आपकी शिकायत देंगे। आप चीफ सेक्रेटरी को लेकर ये कहेंगे कि मुझे मारने की धमकी दी, तो दिखता है कि किस प्रकार की आपकी खींचातानी चल रही है। और ये वही आम आदमी पार्टी है जिन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को अपने घर पे बुलाकर केजरीवाल साहब ने पिटवाया था। वो अपने विधायक या अपने साथियों के द्वारा पिटवाया था। तो किस प्रकार की इनकी सोच दिखती है। परंतु इसमें कहीं कोई इनको ब्यूरोक्रेसी की अपॉइंटमेंट पर रोक नहीं लगी। ये एक समिति बना देगी ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि आप अपनी मनमर्जी, अपनी गुंडागर्दी ना करें। और ये कानून के अंतर्गत हुआ है, ऑर्डिनेंस लाने में कहीं रोक तो है नहीं, और पार्लियामेंट में इसको पास करा लिया जाएगा। और जब पार्लियामेंट में पास हो जाएगा तो ये एक्ट बन जाएगा। तो दिक्कत इनको ये है कि असल में इनकी गुंडागर्दी ब्यूरोक्रेसी पे चल नहीं रही। ये जो दादागिरी, बेईमानी जो इन्होंने करी, उस पर दादागिरी चल नहीं रही। ये जो अपनी फाइलें इन्होंने, घोटाले की फाइलें रात को 3 बजे दरवाज़ा खोलकर वो कॉपी करते हैं या उस पर अल्ट्रेशन करते हैं, हमें पता नहीं।
परंतु कुछ न कुछ तो रात को 3 बजे दफ्तर खोलकर किया ही होगा इन्होंने अपनी घोटाले के फाइलों में। विजिलेंस ऑफिसर के ठीक है आरपी सिंह जी। दफ्तर 3 बजे रात को खुलता है तो क्वेश्चन मार्क लगता ही है। परंतु जो मूल बात है, एक मिनट, मूल बात है एक बात। आज मैं संदीप दीक्षित का बयान सुन रहा था। संदीप दीक्षित बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि केजरीवाल दोषी हैं। संदीप दीक्षित कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। वो बड़े स्पष्ट कह रहे हैं कि यहाँ पर शीला दीक्षित जी भी रही, यहाँ पे खुराना जी भी रहे, कभी कहीं झगड़ा नहीं हुआ। केंद्र में अटल जी रहे और वहाँ पर केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, आरपी सिंह जी, परंतु कभी दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। रोहन गुप्ता से ले लेते हैं जवाब। रोहन गुप्ता जी, ये क्या होता है जब भी दिल्ली या अरविंद केजरीवाल की बात आती है, आप और बीजेपी यानी कि कांग्रेस और बीजेपी एक साथ खड़े हो जाते हैं और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की खिलाफत शुरू कर देते हैं? इतना डर लग रहा है अरविंद देखिए, केजरीवाल? मुझसे ज्यादा बीजेपी पे लागू होता है कि जब भी बीजेपी को जरूरत पड़ती है कि जहां लगता है कि मुश्किल है, कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का यूज करते हैं। गुजरात में हमने देखा, ये सिर्फ मेरा तर्क नहीं है, ये तथ्य है। गुजरात में जितना भी कांग्रेस का नुकसान हुआ तब उनको मनीष सिसोदिया को अरेस्ट नहीं किया गया। तब चाहते तो कर लेते, पर उनको उस टाइम पे माइलेज दिया गया, पूरी तरह से कार्रवाई हुई। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उनको अरेस्ट कर लिया गया। देखो बीजेपी की स्टाइल, और इसीलिए हम लोग जो आम आदमी पार्टी की जब आप बात करते हैं विकास भाई, जब तक विश्वास का रिश्ता नहीं होता है ना तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। जहां जहां आम आदमी पार्टी ने, आप देखिए गोवा की बात हो या दूसरे राज्यों में बात हो, कहीं ना कहीं पे बीजेपी को फायदा करवाया, इधर हकीकत है। और जब तक करप्शन की बात करें, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी के नाम पे जो भ्रष्टाचार फैलाया है, वो सीखे कहां से? भाजपा से ही सीखे। ए टीम भाजपा है और बी टीम अरविंद केजरीवाल है। आज भाजपा का जब हम बात कर रहे हैं कि करप्शन पूरे देश के सामने, अरविंद केजरीवाल भी फॉलो कर, अभी उनका बंगला आपने देखा होगा, कहां से देखा? उन्होंने प्रधानमंत्री आवास देखा होगा, नया संसद भवन देखा होगा। तो अरविंद केजरीवाल की प्रेरणा भाजपा है करप्शन की। अरविंद केजरीवाल की जो कर रहे हैं वो मोदी जी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पार्टी भाजपा को फॉलो कर रही है। और जहां लगता है दोनों का इंटरेस्ट क्लैश होता है, वहां पे ये लोग झगड़ते हैं। तो ये हमारा मॉडल नहीं है, ये एक नेगेटिव मॉडल है। जो भाजपा के मॉडल पे अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं, अभी उनके ऊपर बैकफायर हो रहा है, तो दूसरी पार्टियों की तरफ देख रहे हैं। विकास जी, कभी ऐसे काम नहीं होता है। जब तक आपकी नीयत साफ नहीं है भाजपा के सामने लड़ने में, तब तक आप साथ में आके काम नहीं कर सकते। रवि श्रीवास्तव, नीयत साफ नहीं है, आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर सवाल भरोसे का है तो आम आदमी पार्टी ने अपनी जिंदगी में, जो अपने कार्यकाल में टोटल 8 साल में किसी पार्टी के साथ सरकार बनाई, वो कांग्रेस के साथ बनाई थी। हालांकि वो भले ही सिर्फ रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपको बीच में रोकूंगा। एक खबर आ रही है, इस खबर को जरूरी है दर्शकों के सामने रखना। कर्नाटक के नतीजों को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दावा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हमारे मैनिफेस्टो के आधार पर हुई है। ये बड़ा दावा आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया गया है कि कर्नाटक में कांग्रेस की जीत उनके मैनिफेस्टो के आधार पर हुई है। जिस तरह की बात हम करते हैं वैसी ही बात कांग्रेस ने भी की है, जिसकी वजह से कांग्रेस जीती है। सीधे सीधे केजरीवाल ने यह कहा है कि हम पूरे देश में राजनीति का मशवरा बदला है और उसका असर कर्नाटक में कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी दिखा है। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी ने देश के अंदर राजनीति में पूरा का पूरा नैरेटिव बदलने की कोशिश की है। अभी अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का पूरा चुनाव जो कांग्रेस पार्टी जीती है वो हमारे मैनिफेस्टो पे जीती है। हम कहते हैं बिजली फ्री देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बिजली फ्री देंगे। हम कहते हैं कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे तो उन्होंने कहा हम भी बेरोजगारी भत्ता देंगे। हम कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे तो वो भी कहते हैं हम मुफ्त राशन देंगे। हम कहते हैं कि हम युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे, वो भी कहते हैं महिलाओं को 1000-1000 रुपये देंगे। तो पूरे देश के अंदर, अब तो बीजेपी वालों ने भी कहना चालू कर दिया है, तो पूरे देश के अंदर राजनीति का हमने मशवरा बदला है हम लोगों ने। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने, रोहन गुप्ता, दूसरे शब्दों में कह दिया कि आपने उनका जो मैनिफेस्टो है, घोषणा पत्र है कांग्रेस ने, वो चुरा लिया और कर्नाटक में लागू कर दिया। देखिए विकास भाई, वादे करना और वादों को जुमलों में परिवर्तित करना तो भाजपा करती आई है। वादों में, अरविंद केजरीवाल के वादों में और कांग्रेस के वादों में फर्क ये है कि हम टाइम बाउंड मैनर में उसका इंप्लीमेंट करते हैं। हमने ये नहीं कहा, हमने जैसे ही हमारी सरकार बनी पहली कैबिनेट में इन 5 प्रॉमिसेस को इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया। अरविंद केजरीवाल जी ने ये नहीं किया।
जो भी उनके वादे हैं वो पार्शियल वे में करते हैं, सिंबॉलिक करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। और भाजपा तो जुमले कहती है। भाजपा ने 600 वादे किए थे कर्नाटक में 5 साल पहले, 10% भी विकास भाई वादे पूरे नहीं कर पाए। तो एक पार्टी के लिए जुमले हैं, दूसरी पार्टी के लिए अर्ध जुमले हैं, पर हमारे लिए संकल्प है और जनता को दिया गया वादा है जो हमको टाइम बाउंड मैटर में पूरा करना है। आज हमारी राजस्थान की सरकार देखिए विकास भाई, राजस्थान सरकार ने 4 साल के कंप्लीशन पे कंप्लायंस रिपोर्ट दी कि 73% वादे हमने पूरे किए। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की हम बात करें, हम लोग अभी हिमाचल की बात करें, 10 में से 5 गारंटी हम पूरी कर चुके हैं। तो हमारे लिए जनता को किया गया वादा सिर्फ ज्यादा जुमला नहीं, हमारे लिए संकल्प है जो हम जिसके लिए हम प्रतिबद्ध। और हमारी आने वाली राजनीति विकास भाई, ये जो हिंदू मुसलमान करेंगे, देश को बांटने की बात करेंगे, प्रधानमंत्री की अपमान की बात करेंगे, अस्मिता की बात करेंगे, हमारे पास सिर्फ एक मुद्दा है, जनता का क्या, जनता के मुद्दे। हर राज्य में जनता की जो डिमांड होगी वही हमारे वादे होंगे, वो वादे हम पहली कैबिनेट में पूरे करें। बिल्कुल। रवि श्रीवास्तव जी, मुझे एक बात कहनी है विकास जी, अरविंद केजरीवाल राजनीति में ये कह के आए थे कि हम देश में राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं। आप बताइए मुझे, कितने मंत्री जेल में? भाई बहुत अच्छी बातें बता रहे थे कि शायद वो अलग बात है, वो तो और पार्टियों के भी होते हैं, बदल गई ना राजनीति। ये मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली है, जहां दिल्ली में ये रहते हैं, वहां पर बिजली, पानी, सड़क, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल में काम हुआ या नहीं हुआ? अगर वो ये कहते हैं कि नहीं हुआ तो 3 बार विधानसभा में और 1 बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने आशीर्वाद दिया, तो काम किया। और एक ये भी बात है कि बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, हेल्थ फ्री, ये आज फॉर्मूला तो पूरे देश में चल रहा है। कर्नाटक में नम्मा क्लिनिक बन रहे हैं, महाराष्ट्र में आपला क्लिनिक बन रहा है। ये कहां बनने चालू हुए थे पहले? ये क्या आपने देखा कभी? शहीदों के परिवार को एक सम्मान राशि 1 करोड़ रुपए की देने की शुरुआत किसने की? अरविंद केजरीवाल ने की। स्कूलों को बंद करने का काम तो ये केंद्र की सरकार करती है। 60,000 स्कूल गुजरात में बंद कर दिए थे। तो स्कूलों को बनाने का, अच्छी शिक्षा देने का, अच्छा सुलभ स्वास्थ्य देने का ये पीड़ा किसने उठाया? आम आदमी पार्टी ने। आज सब पार्टियां उठा रही है, हमें कोई क्रेडिट नहीं लेना। ये तो आपके नेता ने क्रेडिट ले लिया, राजनीति बोल दिया कि हमारा मैनिफेस्टो चुरा के कर्नाटक में लागू कर दिया। शिवम त्यागी, अब तो देखिए राजनीति तो बदल दी, आपको रेवड़ियां तो बांटनी पड़ेंगी अगर चुनाव जीतना है। हाँ, राजनीति तो बिल्कुल दो राय नहीं है, आम आदमी पार्टी ने बदल ही दी है। सरकार में रहते हुए डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पुलिस उठा कर ले जाए तो ये अपने आप में बदली हुई राजनीति का असर तो है। जो पॉलिसी बनाई ही नहीं, जिसको लागू ही नहीं किया, उसमें से पैसा कमा लेना और उससे चुनाव लड़ लेना, ये राजनीति नहीं तो है। 16 तारीख को ये ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसकी ओरिजिनल कॉपी का भी इंतजार ना किए बिना ट्रांसफर कर देना, उसकी टेक्निकलिटीज का सलाह मशवरा किए हुए अधिकारी का ट्रांसफर कर देना, फिर उसके बाद जो अधिकारी आपके शराब घोटाले में आपके उसमें है, लूप में है, उसके दफ्तर को रात को खोलकर वहां से फाइलें गायब कर देना। मॉडल तो जरूर बदला है इन्होंने। चीफ सेक्रेटरी को घर में बुलाकर पीट देना, मॉडल तो जरूर बदला है इन्होंने। और दूसरी बात, दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, वहां पर एलजी है, एलजी राष्ट्रपति के अधीन आते हैं, उनका पूरा अधिकार बनता है। और अगर कोई दिक्कत है तो जाइए कोर्ट में, फिर इतना परेशान काहे हो रहे हैं? और रही बात उनके मॉडल की, मुझे तो ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल से जो बाइडेन भी चुनाव जीत गए हैं। कमाल बात हो गई है कि चुनाव हमारे मॉडल से चुनाव जीता रहा है। अब कांग्रेस पर आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमने राजस्थान में अभी तक 4.5 साल की सरकार में 73% वादे शुरू कर दीजिए। हमें मत बताइए, ये बात जाकर अपने सचिन पायलट जी को बता दीजिए। अगर वही कन्विंस हो जाए आपसे तो बेहतर है। जो आपके नेता उप मुख्यमंत्री रहे वही आपके भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता का तो क्या ही हाल होता होगा। और अंत में एक बात और कही गई कि बिहार मॉडल जो है पूरे देश में आना चाहिए। 3 से 4 लाख पद सरकारी नौकरियों के खाली पड़े हैं अभी बिहार में, और आप ये मॉडल देश को देना चाहते हैं। 2,15,000 करोड़ में से 1,75,000 करोड़ का जो है सरकार देती है, केंद्र सिर्फ 35,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट आप करते हैं। कैसी बातें करते हैं? हर साल का जो आपका टोटल बजट है उसका 40% आपको सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि आप खर्च तक नहीं कर पाते। ये बिहार मॉडल आप इस उद्देश्य को देंगे। और अब मैं अंत में आकर बस एक ही चीज कहना चाहता हूं कि जहां तक इस मॉडल और तमाम इन चीजों की बात है, किसी के बस की भी इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना है नहीं। नीतीश जी की अपनी सत्ता बची नहीं है, 105 से 43 सीटों पर आ गए 20 साल में। मुख्यमंत्री की कुर्सी बच नहीं पा रही है, उसमें तो स्टैंड किसी और का लगा हुआ है। 10 लाख नौकरियां देने वाले हैं।
और केंद्र सरकार कब देने वाले हैं? बिहार के लोक कब देने वाले हैं? 20 साल हो गए भैया, 2005 से 2023 आ गया, कब देंगे? नहीं बिहार की शिक्षा व्यवस्था उठाकर देखिए जरा क्या कर रहे हैं आप, उसमें पता चल जाएगा आपको। 3 लाख 7 साल में बच्चे ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाते, और ये बिहार मॉडल दिल्ली को देने चले हैं। कैसा बिहार मॉडल, आप उसको पहले सुधार करिए। नहीं मालूम है आप, अगर राजनीतिक विश्लेषक हैं, सत्ता की चाशनी बस चाटनी है, कुछ भी कैसे भी ग्रुप बनाकर, पूल बनाकर, इकट्ठे होकर बस प्रधानमंत्री बनना है। अरे ऐसे प्रधानमंत्री बन भी जाओगे तो करोगे क्या? बिहार को खड्डे में ले गए, देश को भी खड्डे में ले जाओगे। अरे आप कैसे नेता लोग देखिए, बिहार मॉडल को तो केंद्र सरकार मॉडल नकल करती है। कौन सा मॉडल बताइए ना? हर घर बिजली केंद्र सरकार। शिक्षा में आपका ये हाल है, स्वास्थ्य में आपका ये हाल है, गुंडागर्दी में आपके क्या हाल है आप जानते हैं। बाढ़ आज तक आपसे रुकी नहीं है, वो तो शुक्र मानिए केंद्र सरकार का कि सड़कें हैं वहां पर, वरना अंदर चले जाइए तो सड़कें भी नहीं है वहां पर। ये मॉडल है केंद्र सरकार ने के राज्य सरकार एक राज्य सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप सरकार है, जहां पे बिहार की सरकार का ये बुरा हाल नीतीश जी की सीटें बताती है। आरपी सिंह जी सरकार कराती है, 43 पर आ गया, ऐसे ही नहीं आ गया। शिवम आपको रोकूंगा, सुनील जी आपको भी रोकूंगा। आरपी सिंह जी आप चुनिए, अच्छा आप किस विपक्षी लीडर के नेतृत्व में अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे? देखिए अरविंद केजरीवाल भी अब जो डोर टू डोर कर रहे हैं ना, बड़े बड़े नेताओं के, राष्ट्रीय अध्यक्षों के यहाँ जा रहे हैं, क्षेत्रीय पार्टी के अध्यक्ष के यहाँ जाने वाले हैं। राहुल गांधी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, नो डाउट इसमें कोई मुकाबला नहीं है। नीतीश कुमार भी सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 का चुनाव आपकी पहली पसंद विपक्ष का नेता कौन? नहीं, ये आपस में तय कर लें। 2 बार से तो इनके पास विपक्ष का लोकसभा में विपक्ष का नेता भी नहीं दे पाए, परंतु मैं बिहार मॉडल का एक चर्चा मैं भी कर देता हूँ। नेहलुद्दीन इनके आरजेडी के विधायक हैं, वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अगर बम नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे, अपनी आत्मरक्षा के लिए, उनका शब्द है कि आत्मरक्षा के लिए हम बम बनाते हैं हमारे बच्चे। तो ये मॉडल देश को देना चाहते हैं। अभी हाल में टीएमसी ममता बनर्जी के राज में एक जगह बम फटे हैं, एक जगह फैक्ट्री बम की फटी है, छोटे छोटे बच्चे वहां पर मर गए। और आप राजस्थान की बात करें सर, वहां पर 10 दिन के अंदर कर्जा माफी का वादा कराया था, 10 दिन के अंदर। सर मैंने टोका नहीं आपको, मैंने सर अच्छी बात ही ना सुनने की क्षमता रखो। मैं अभी और खुलासा करता हूँ, राजस्थान के अंदर 10 दिन के अंदर वादे करके रहे थे कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफी करेंगे, और वहाँ किसानों पर लाठियां बांधते हैं, वहाँ किसानों की जमीनें कुलक हो गई। आप इस तरह करते हैं क्योंकि आपके पास सकारात्मक राजनीति करने को, ये सच है जो मैंने बोला। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं नेहलुद्दीन का नाम ले रहा हूँ। आपके विधायक है, आपके सहयोगी विधायक है, आपके मुख्यमंत्री के मुंह पे जिप लगी है, आपके मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। अरे आपके गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, आपके सहयोगी आपके गिरिराज सिंह क्या बोलते हैं, किसी एक व्यक्ति के टिप्पणी को लेकर अपनी आत्मरक्षा के चलते हुए बम बनाते हैं, आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, मैं रोहन गुप्ता का रोक कर लेता हूँ। सुनील जी आपको रोकूंगा, आरपी सिंह जी आपको रोकूंगा, आपके पास लौटेंगे। रोहन गुप्ता का रोक कर लेते हैं। रोहन, बड़ा सवाल अब ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक आ गया है। अब तमाम जो विपक्षी दल है उसको जोड़ने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी है, और कर्नाटक के बहाने वो करने की कोशिश भी की गई। अरविंद केजरीवाल भी एक मुहिम कल से शुरू कर रहे हैं। ममता बनर्जी के पास जाएंगे, उद्धव ठाकरे के पास जाएंगे, शरद पवार साहब से मिलेंगे, और फिर धीरे धीरे तमाम और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मिलेंगे। अगर आपकी पार्टी को किसी एक विपक्ष के लीडर के साथ सामूहिक तौर पर गठबंधन करना पड़े तो अरविंद केजरीवाल को चुनेंगे या नीतीश कुमार को? देखिए विकास भाई, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो ईमानदारी से भाजपा के खिलाफ लड़ती है, उसकी विचारधारा के खिलाफ लड़ती है और देश को बचाने के लिए लड़ती है। और उसी ईमानदारी पर कर्नाटक की जनता ने भरोसा किया, उसी ईमानदारी पर पूरे कर्नाटक में ऐसा भरोसा किया कि हमारी जो गारंटीज हैं उसके सहारे हमारी इतनी बड़ी सरकार बने। हमारी जिम्मेदारी बिल्कुल है, मैंने पहले कहा, पर साथ में सब पार्टियों को समझना पड़ेगा कि अगर घोटाले नहीं एक है तब आपकी नीयत में, क्योंकि आप गुजरात भी काफी आए हैं, आपको मालूम था कि आम आदमी पार्टी की कोई सरकार नहीं बननी थी गुजरात में। जो भी उन्होंने वोट कटुआ पार्टी की तरह से काम किया उसका फायदा बीजेपी को हुआ। बाकी बीजेपी का जो हाल था 2017 से भी बुरा हाल इस बार 2022 में गुजरात में था।
और जो माहौल बनाएगा, कहीं ना कहीं बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को प्रोत्साहन दिया। जो जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया के विजुअल्स आ रहे थे, और कांग्रेस का आप लोग दोनों का एक ही एजेंडा है कॉमन, वो घोटाले का। अगर कोई पार्टी भाजपा तो मतलब साफ है कि अरविंद केजरीवाल तो नहीं होंगे, तब ईमानदारी का जी। तो मतलब साफ है कि विपक्ष में जिन दलों के साथ आप गठबंधन करेंगे उसका नेतृत्व तो कम से कम अरविंद केजरीवाल नहीं करेंगे। देखिए, मैं ये देखिए, देश की जनता तय करती है कि कौन नेतृत्व करेगा। अगर 4 सत्ता में लेकर आए थे, इनके विधायक ना होते तो अभी आपस में ही समन्वय नहीं है। सरकार आ रही है, इसमें भाजपा से कौन मुकाबला करेगा वो तो जनता बता रही है। जो कर्नाटक में भी ऐसा नहीं कि आम आदमी ने प्रयास नहीं किया, पर पूरी तरह से विफल हुए। 0.58% जो उनको वोट शेयर मिला है, नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? होगा, जनता तय करेगी कि कौन भाजपा से लड़ सकती है, जनता तय करेगी कि किसके वादों में भरोसा किया जा सकता है, जनता तय करेगी कि लोकतंत्र को कौन बचाएगा, जनता तय करेगी कि भाजपा का कैंडिडेट देंगे जो देश को बचाए। अगर हिम्मत है तो बता दीजिए ना कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, लड़ेंगे फिर आप। कांग्रेस पार्टी अपने संकल्पों पे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी अपने काम पे, आने वाली जो सरकारें हैं, राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, हमको हमारा रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा और हम हमारे रिपोर्ट कार्ड के बेस पे चुनाव जीत के दिखाएंगे। और एक नया मॉडल देश में प्रस्तावित होगा कि चुनाव जीतने के लिए आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत नहीं है, आप मान की बात करने की जरूरत, बांटने की जरूरत नहीं है, आप काम पे भी चुनाव लड़ सकते हैं। ये कांग्रेस की चुनौती है और हम लोग उसको जीत के दिखाएंगे। ठीक है रोहन जी, मैं आपके पास लौटूंगा। शिवम त्यागी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले रवि श्रीवास्तव जी से बात कर लेते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, खारिज कर दिया कांग्रेस ने कि अरविंद केजरीवाल के साथ तो नहीं हो सकता कोई भी समझौता, क्योंकि वो बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम करते हैं। तो एक तरह से जो अरविंद केजरीवाल अध्यादेश की खिलाफत के बहाने अपनी स्वीकारता बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी हवा तो यहां से निकलना शुरू हो गई। देखिए, ऐसा आपका सोचना हो सकता है, मगर वास्तव स्थिति ऐसी नहीं है। अच्छा, रोहन गुप्ता जी, ऐसी स्थिति नहीं है। हम किसी से मुकाबला करने के लिए नहीं, हम किसी से मुकाबला करने नहीं जाते हैं। हम सिर्फ अपना जो एजेंडा है, जो हमारा मॉडल है, वो लेके जनता के सामने जानते हैं। अगर स्वीकार करती है तो बहुत अच्छी बात है। गुजरात में 5 विधायक बनाए, गोवा में 3 विधायक बनाए, पंजाब में सरकार बना दी। तो ये तो राजनीति के अंदर चलता ही रहेगा। ऐसा कुछ, ये कोई नया नहीं है। हम किसी से लड़ने नहीं गए। अभी वहां पे क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, तो सारे वोट जेडीएस के कट गए। तो ये उनसे लड़ने गए थे क्या वहां पे? आप ही बताइए। अब आप कहेंगे कि वो जेडीएस भी बीजेपी की बी टीम है कर्नाटक में। क्या ऐसा बी टीम ए टीम नहीं होता है। हर आदमी अपनी इज्जत की, अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ता है, अपना एक मैनिफेस्टो सामने रखता है कि भाई हम ये करेंगे आपके लिए। कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, कर्नाटक के अंदर मैनिफेस्टो जो दिया, 5 गारंटी दी, पहली कैबिनेट में अप्रूव कर दी, बहुत बढ़िया काम किया। ऐसे ही काम होना चाहिए। इसी तरीके से ही आगे भी हर जगह पे आप देखेंगे, क्योंकि जो भाजपा है उसका सिर्फ एक एजेंडा है, हिंदू मुसलमान और जय श्री राम और हिजाब और हलाल और मदरसा, और ये इसके अलावा इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। इसको बोलते हैं कि सही माने में विकास, वो इनके पास मुद्दा ही नहीं है। और जैसे ही इन्हें मार पड़ी है, उसी तरह का अगर आपको अगर आप ये मान ले अपने आप को कि आप अभी विपक्ष में हैं, किसी के साथ गठबंधन नहीं है, तो आप किस दल के साथ, किस नेतृत्व के साथ जाना पसंद करेंगे? कौन होगा आपका नेता? देखिए, वर्तमान में जो सरकार एक मजबूत सरकार चल रही है, पहले निकल के जो समुद्र मंथन चल रहा है वहां से कोई निकल के चेहरा आए तो जिसकी संभावना छिन्न है। देश आज मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रही है, लगातार देश बढ़ रहा है मजबूत स्थिति में। वैसे में क्या देशवासी एक खिचड़ी सरकार पसंद करेंगे? और वो भी नीतीश कुमार जी जैसा आदमी जो लगातार कमजोर हो रहे हैं, अपने बिहार की जिम्मेवारियों को भैया वो निभा नहीं रहे हैं, अब पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं। इतनी बड़ी घटना नालंदा में घटती है, वहाँ वो जाना तक पसंद नहीं करते हैं और विपक्ष की एकता की बात कर रहे हैं। मुझे हंसी आती है। और इसी कांग्रेस के विरोध में जो जितनी पार्टियां थी, वो कांग्रेस को हटाने का एक मुहिम चलाई थी 77 में, और आज देखिए कि उसी कांग्रेस को स्थापित करने जा रही है और चाहती है स्थापित करना, जो घोटाले की गंगोत्री है। और उसके साथ में दूसरी अभी नकल करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। नीतीश कुमार जी चुनाव तो लड़ते नहीं है कभी बिहार में, इनको जनता के बारे में कुछ पता ही नहीं कि लोग चाहते क्या है। ये अपने हिसाब से। वीरेंद्र सिंह मुन्ना, मैं आपको बीच में रोकूंगा।